हाय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अध्याय 5 जो है स्त्री जननांगों की विशिष्ट व्याधियाँ, जिसमें उपदंश, फेरंग, ग्रंथि, अर्बुद आदि के बारे में वर्णन मिलता है। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि में किसका निषेध है? उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि में किसका निषेध है? ऑप्शन ए अग्निकर्म, ऑप्शन बी क्षारकर्म, ऑप्शन सी शस्त्रकर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दो बार आया हुआ भी है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि में किसका निषेध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्षारकर्म का, यानी उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि में क्षारकर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि का वर्णन किस आचार्य ने किया है? उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी काश्यप, ऑप्शन डी भावमिश्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुश्रुत। सुश्रुत ने उद्वृत्त एवं अपवृत्त फल योनि का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, उपदंश का वर्णन किस आचार्य ने नहीं किया है? उपदंश का वर्णन किस आचार्य ने नहीं किया है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी माधव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए चरक, यानी कि अपन को चरक संहिता में कहीं भी उपदंश का वर्णन नहीं मिलता है। जो उपदंश व्याधि है उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है, वाग्भट ने भी किया है और माधव निदान में भी मिलता है, लेकिन चरक संहिता में कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपदंश का वर्णन किस आचार्य ने नहीं किया, चरक ने नहीं वर्णन करा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, उपदंश कितने प्रकार का होता है? उपदंश कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 5। जो उपदंश होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछते हैं कि उपदंश कितने प्रकार का होता है या उपदंश के भेद कितने होते हैं। तो उपदंश 5 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पक्व उदंबर संकाशय कौन सा उपदंश है? पक्व उदंबर संकाशय कौन सा उपदंश है? ऑप्शन ए वातिक, ऑप्शन बी पेतिक, ऑप्शन सी श्लेष्मिक, ऑप्शन डी रक्तज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेतिक। जो पेतिक उपदंश है उसके लिए कहा गया है पक्व उदुम्बर संकाशय, यानी पक्का हुआ उदंबर होता है उसके समान जो उपदंश होता है वो पित्तज उपदंश होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक दो बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस उपदंश में रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है? किस उपदंश में रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द रक्तज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द रक्तज, यानी कि जो रक्तज उपदंश होता है उसमें रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव अत्यर्थम अश्रक प्रवृत्ति कौन सा उपदंश है? ठीक है, कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव अत्यर्थम अश्रक प्रवृत्ति ही कौन सा उपदंश है? ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द रक्तज। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो ऑप्शन द रक्तज उपदंश के लिए कही गई है। ठीक है, तो उसमें जो रक्तज उपदंश होता है उसमें कृष्ण स्पॉट होते हैं और रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि रक्तज उपदंश में रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है, तो इससे भी अपन को ये पता चल रहा है। ठीक है, तो जो कृष्ण स्पॉट होते हैं वो वातज और रक्तज दोनों में होती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि जो रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ रक्तज उपदंश में होती है। तो ये लाइन किसके लिए आई है? रक्तज उपदंश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन, कृमि की उत्पत्ति किस उपदंश में होती है? कृमि की उत्पत्ति
किस उपदंश में होती है? ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द सन्निपातज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द सन्निपातज, यानी कि जो सन्निपातज उपदंश होता है उसमें कृमि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन, कौन सा उपदंश याप्य है? कौन सा उपदंश याप्य है? ऑप्शन है रक्तज, ऑप्शन बी सन्निपातज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द पित्तज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रक्तज, यानी कि जो रक्तज उपदंश होता है वो याप्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, असाध्य उपदंश है? असाध्य उपदंश है, ऑप्शन है रक्तज, ऑप्शन बी सन्निपातज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द पित्तज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सन्निपातज। जो सन्निपातज उपदंश होता है वो असाध्य होता है और जो रक्तज उपदंश होता है वो याप्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन, उपदंश की चिकित्सा में कौन सी क्रिया की जाती है? उपदंश की चिकित्सा में कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन है शीत क्रिया, ऑप्शन बी उष्ण क्रिया, ऑप्शन से शीतोष्ण क्रिया, ऑप्शन द रुक्ष क्रिया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपदंश की चिकित्सा में कौन सी क्रिया की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है शीत क्रिया। ठीक है, यानी कि उपदंश की चिकित्सा में जो भी क्रियाएं करेंगे वो सारी शीत क्रियाएं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, उपदंश में लिंग या भग को 100 बार धोकर किसके चूर्ण से अवचूर्णन करना चाहिए? उपदंश में लिंग को 100 बार धोकर किसके चूर्ण से अवचूर्णन करवाना चाहिए? ऑप्शन है त्रिफला चूर्ण, ऑप्शन बी काशीस चूर्ण, ऑप्शन से हरिताल चूर्ण, ऑप्शन द मनःशिला चूर्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी काशीस चूर्ण। ठीक है, यानी कि अगर किसी को उपदंश है तो उसमें उसके लिंग का 100 बार प्रक्षालन करके उससे काशीस के चूर्ण से अवचूर्णन करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रलेप करने से असाध्य उपदंश ठीक हो जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रलेप करने से असाध्य उपदंश ठीक हो जाता है? ऑप्शन है अर्क के पत्तों का, ऑप्शन बी करवीर की मूल का, ऑप्शन से गोपी चंदन का, ऑप्शन द तुथ का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी करवीर की मूल का, यानी कि करवीर की मूल का अगर प्रलेप करते हैं तो असाध्य उपदंश ठीक होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगार धूमादि तेल का प्रयोग करते हैं। आगार धूमादि तेल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है उपदंश में, ऑप्शन बी वर्ण शोधन में, ऑप्शन से सवर्ण कर में, ऑप्शन द उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी में, यानी कि जो आगार धूमादि तेल होता है उसका प्रयोग उपदंश में, वर्ण शोधन में और सवर्ण कर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, चोप छिन्नादि चूर्ण का रोगाधिकार है। चोप छिन्नादि चूर्ण का रोगाधिकार है, ऑप्शन है फीरंग, ऑप्शन बी उपदंश, ऑप्शन से मूत्र कृच्छ, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपदंश। जो चोप छिन्नादि चूर्ण है उसका रोगाधिकार उपदंश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन, उपदंश में चोप छिन्नादि चूर्ण की मात्रा देते हैं। उपदंश में चोप छिन्नादि चूर्ण की मात्रा देते हैं, ऑप्शन ए आधा कर्ष, ऑप्शन बी 1 कर्ष, ऑप्शन से 1.5 कर्ष, ऑप्शन द 2 कर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आधा कर्ष, यानी कि उपदंश में चोप छिन्नादि चूर्ण की मात्रा आधा कर्ष दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन, रस घृत का प्रयोग किसके पत्ते पर लगाकर करना चाहिए? रस घृत का प्रयोग किसके पत्ते पर लगाकर करना चाहिए? ऑप्शन है प्रथाकु पत्र, ऑप्शन बी चित्रक पत्र, ऑप्शन से अहिवल्ली दल, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से
अहिवल्ली दल, यानी जो रस घृत होता है उसको अहिवल्ली के जो पत्र होते हैं उस पर लगाकर पान करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18वां, उपदंस रोग के पथ्यों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? उपदंस रोग के पथ्यों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए भाव मिश्र, ऑप्शन बी योग रत्नाकर, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी वाग्भट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाव मिश्र। तो उपदंस रोग है उसके पथ्यों का वर्णन भाव मिश्र ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन, किस आचार्य ने उपदंस रोग के अपथ्य बताए हैं? किस आचार्य ने उपदंस रोग के अपथ्य बताए हैं? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी वाग्भट, ऑप्शन सी भाव मिश्र, ऑप्शन डी योग रत्नाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी योग रत्नाकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उपदंस एक ऐसा रोग है जिसमें पथ्य का वर्णन किसी और आचार्य ने किया है और अपथ्यों का वर्णन किसी और आचार्य ने किया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि पथ्यों का वर्णन भाव मिश्र ने किया है और अपथ्य का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन देखिए, गंध से उत्पन्न होने वाली व्याधि है, गंध से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। ऑप्शन है उपदंस, ऑप्शन बी फीरंग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि गंध से उत्पन्न होने वाली व्याधि है या गंध रोग है या गंध रोग किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कैसे भी घुमा के आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी फीरंग, यानी सिर्फ जो फीरंग रोग है उसको ही गंध रोग या गंध से उत्पन्न होने वाली व्याधि कहा है, उपदंस और फीरंग दोनों को नहीं कहा गया है। ठीक है, तो गंध से उत्पन्न होने वाली व्याधि में सही आंसर है फीरंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन, फीरंग रोग का वर्णन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया था? फीरंग रोग का वर्णन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया था? ऑप्शन है योग रत्नाकर, ऑप्शन बी माधव निदान, ऑप्शन सी भाव मिश्र, ऑप्शन डी सुश्रुत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाव मिश्र। तो जो फीरंग रोग है उसका सर्वप्रथम वर्णन भाव मिश्र ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन, फीरंग रोग के कितने प्रकार हैं? फीरंग रोग के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। तो जो फीरंग रोग होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23वां क्वेश्चन, आम वात के समान वेदना किस फीरंग में होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम वात के समान वेदना किस फीरंग में होती है? ऑप्शन है बाह्य फीरंग, ऑप्शन बी आभ्यंतर फीरंग, ऑप्शन सी बहिर अंतर्भव, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आभ्यंतर फीरंग। ठीक है, तो आम वात के समान वेदना कौन से फीरंग में होगी? आभ्यंतर फीरंग। तो इसको याद रखने के तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आ से आम वात और आ से आभ्यंतर फीरंग। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकते हैं इसको कि आम वात के समान वेदना किस फीरंग में होती है? तो ऑप्शन बी आभ्यंतर फीरंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से फीरंग के उपद्रव हैं, निम्न में से फीरंग के उपद्रव हैं। ऑप्शन है नासाभंग, ऑप्शन बी अस्थिशोष, ऑप्शन से अस्थि वक्रता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो फीरंग रोग होता है उसके उपद्रव स्वरूप नासाभंग भी हो सकता है, अस्थिशोष भी हो सकता है और अस्थि वक्रता भी हो सकती है। तो ये सारे फीरंग के उपद्रव हैं। तो इसका सही आंसर होता है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखिए, रस कर्पूर का रोगाधिकार है, रस कर्पूर का रोगाधिकार है। ऑप्शन है उपदंश, ऑप्शन बी फीरंग, ऑप्शन से दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं। ठीक है, रस कर्पूर का रोगाधिकार है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फीरंग। तो जो रस कर्पूर होता है वो फीरंग रोग में दिया जाता है और ऊपर अपन पढ़ चुके हैं जो रस घृत होता है वो उपदंश में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है, रस घृत उपदंश में, रस कर्पूर फीरंग में। ठीक है,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन, फीरंग रोग में चोब चीनी चूर्ण को कितनी मात्रा में सेवन करवाना चाहिए? फीरंग रोग में चोब चीनी चूर्ण को कितनी मात्रा में सेवन करवाना चाहिए? ऑप्शन है 1 शाण, ऑप्शन ब 2 शाण, ऑप्शन से 1.5 शाण, ऑप्शन द आधा शाण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 शाण। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी एक, जैसे ये फल रस घृत और रस कर्पूर में कंफ्यूजन होता है ना कि रस घृत किस में दिया जाता है और रस कर्पूर कैसे किस में दिया जाता है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि चोब चिन्यादि चूर्ण का रोगाधिकार है, चोब चिन्यादि चूर्ण का रोगाधिकार है, तो उसका सही आंसर है उपदंश। और चोब चीनी चूर्ण का रोगाधिकार है तो उसका सही आंसर है फीरंग। ठीक है, तो यहाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, चोब चीनी चूर्ण अलग है और चोब चिन्यादि चूर्ण अलग है। तो चोब चिन्यादि चूर्ण है वो उपदंश में दिया जाता है और चोब चीनी होती है सिर्फ जो चोब चीनी चूर्ण है वो फीरंग में दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27वां क्वेश्चन, ग्रंथि व्याधि के दुष्य हैं, ग्रंथि व्याधि के दुष्य हैं। ऑप्शन ए मांस प्लस रक्त, ऑप्शन बी त्वक प्लस मांस, ऑप्शन से मांस प्लस मेद प्लस रक्त, ऑप्शन द मांस प्लस मेद प्लस त्वक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से मांस प्लस मेद प्लस रक्त। ठीक है, तो जो ग्रंथि होती है उसके दुष्य होते हैं मांस, मेद और रक्त। ठीक है, तो इसका याद करने का तरीका होता है ग्रंथि में एमएमआर, एमएमआर का मतलब मांस, मेद और रक्त। ठीक है, तो ग्रंथि के दुष्य हैं मांस, मेद और रक्त। नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि ही किस ग्रंथि के संदर्भ में कहा गया है? शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि ही किस ग्रंथि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन है कफज ग्रंथि, ऑप्शन बी मासज ग्रंथि, ऑप्शन से मेदोज ग्रंथि, ऑप्शन द अस्थिज ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से मेदोज ग्रंथि। तो जो मेदोज ग्रंथि होती है उसके लिए कहा गया शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि ही हानि, यानी कि जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होगी वैसे वैसे मेदज ग्रंथि की वृद्धि होगी, और जैसे जैसे शरीर का क्षय होगा वैसे वैसे मेदज ग्रंथि का भी क्षय होगा। यानी कि मेदज ग्रंथि की जो वृद्धि और क्षय है वो शरीर की वृद्धि और क्षय पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि ही किसके लिए कहा गया है? मेदज ग्रंथि के लिए। नेक्स्ट देखिए 29वां क्वेश्चन, श्लेष्म तुल्य आकृति कौन सी ग्रंथि का लक्षण है? श्लेष्म तुल्य आकृति कौन सी ग्रंथि का लक्षण है? ऑप्शन है कफज ग्रंथि, ऑप्शन बी मासज ग्रंथि, ऑप्शन से मेदुज ग्रंथि, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि श्लेष्म तुल्य आकृति कौन सी ग्रंथि है? देखने में तीनों ही लगते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से मेदुज ग्रंथि। तो जो मेदुज ग्रंथि होती है उसकी जो आकृति होती है वो श्लेष्म जो ग्रंथि होती है उसके समान होती है। ठीक है, तो मेदज ग्रंथि के लिए आया है श्लेष्म तुल्य आकृति, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 30वां क्वेश्चन, पिण्याक सर्पी सदृश्य स्राव किस ग्रंथि में होता है? पिण्याक सर्पी सदृश्य स्राव किस ग्रंथि में होता है? ऑप्शन है कफज ग्रंथि, ऑप्शन बी मासज ग्रंथि, ऑप्शन से मेदोज ग्रंथि, ऑप्शन द अस्थिज ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से मेदोज ग्रंथि। जो मेदोज ग्रंथि होता है उसमें पिण्याक सर्पी सदृश्य स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31, मर्म स्थान में उत्पन्न होने वाली ग्रंथि है, मर्म स्थान में उत्पन्न होने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन है मासज, ऑप्शन बी मेदोज, ऑप्शन से सिराज, ऑप्शन द अस्थिज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से सिराज। जो सिराज ग्रंथि होती हैं वो मर्म स्थान में उत्पन्न होने वाली ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मर्म स्थान में कौन सी ग्रंथि उत्पन्न होती है, तो सिराज ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32, मांस व स्रोतस के विद्ध होने से किस ग्रंथि की उत्पत्ति होती है? मांस व स्रोतस के विद्ध होने से किस ग्रंथि की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है कफज ग्रंथि, ऑप्शन बी मासज ग्रंथि, ऑप्शन से मेदोज ग्रंथि, ऑप्शन द सिराज ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द सिराज ग्रंथि, यानी कि जो सिराज ग्रंथि होती हैं वो मांस व स्रोतस के विद्ध होने से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए 33,
सीरानद्धम कफाकृतिम किस ग्रंथि का लक्षण है? ऑप्शन है कफज ग्रंथि, ऑप्शन बी मेदोज ग्रंथि, ऑप्शन से मासज ग्रंथि, ऑप्शन द सिराज ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द सिराज ग्रंथि। सीरानद्धम कफ आकृति कौन सी ग्रंथि? सिराज ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए 32, किस ग्रंथि में कृमि की उत्पत्ति होती है? किस ग्रंथि में कृमि की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द रक्तज। ठीक है, तो किस ग्रंथि में कृमि की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द रक्तज ग्रंथि। ठीक है, किस ग्रंथि में कृमि की उत्पत्ति होती है? तो रक्तज ग्रंथि। और किस उपदंश में कृमि की उत्पत्ति होती है वो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जो सन्निपातज उपदंश होते हैं उसमें कृमि की उत्पत्ति होती है, और रक्तज ग्रंथि होती है उसमें कृमि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35, सहजचर तेल का पान किस ग्रंथि में निर्देशित है? सहजचर तेल का पान किस ग्रंथि में निर्देशित है? ऑप्शन है वातज ग्रंथि में, ऑप्शन बी पित्तज ग्रंथि में, ऑप्शन से रक्तज ग्रंथि में, ऑप्शन द सिराज ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द सिराज ग्रंथि में। जो सहजचर तेल होता है उसका सिराज ग्रंथि में पान करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36, सन्निपातज भेद नहीं होता। सन्निपातज भेद नहीं होता है। ऑप्शन है ग्रंथि का, ऑप्शन बी अर्बुद का, ऑप्शन से ग्रंथि अर्बुद का, ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से ग्रंथि अर्बुद का। जो ग्रंथि और अर्बुद होते हैं उनके सन्निपातज भेद नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज ये जो चैप्टर है जो विशिष्ट जननांगों की व्याधियाँ हैं उसमें से 36 क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। आप इनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।